जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप साइंस में 40 में 40 मार्क्स चाहते हैं तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्त, अगर साइंस स्ट्रांग होगा ना तो रेलवे का टेक्नीशियन ऐसे निकाल दीजिएगा। जी हाँ, तो दोस्त मैं दिलाऊंगा आपको 40 में 40 मार्क्स। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जितना वीडियो है सभी को चेकआउट कर लीजिए जाकर के। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑन भी कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली दोस्त चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त इसी से सवाल आएंगे या इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हम लोगों के साथ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करती है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे काम करती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि ऑस्मोसिस के सिद्धांत पे या फैलाव के सिद्धांत पे या केंद्र प्रसारण के सिद्धांत पे या वाष्पीकरण के सिद्धांत पे किस पे काम करती है। दोस्त आंसर जानने से पहले आपसे मैं कुछ सवाल करता हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, और नहीं तो मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर दे दूंगा। चलिए रेफ्रिजरेटर से ही आपको मैं सवाल कर देता हूं कि मान लीजिए कि एक कमरा है, कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ऑन करके छोड़ दिया जाए बंद कमरा में तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, और नहीं दे पाए तो हम तो लास्ट में आपको जवाब बता ही देंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। दोस्त रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करती है वाष्पीकरण के सिद्धांत पे। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी आ सकता है या एएलपी में, आरपीएफ में। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सारे लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खास करके ये सभी तो रेलवे में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करती है ये। अब समझते हैं कि कैसे वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करती है दोस्त। तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पे इसलिए काम करती है कि देखिए कोई भी जो खाद्य पदार्थ होती है, खाने वाली चीजें, वो सभी को हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि वह ठंडा रहे। और ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि वहां से क्या होता है कि वाष्प निकल करके जो है बाहर चला जाता है, उसको ठंडा रखता है। तो कोई भी चीज ठंडा तब होगा जब उससे वाष्पीकरण हो करके उससे वाष्प निकल कर बाहर जाएगा। और ये बाहर निकालने का काम फ्रिज में लगे हुए उपकरण करते हैं। अब कौन सा लगा हुआ उपकरण होता है ये समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि तांबे की कुंडली होती है दोस्त। उस कुंडली में क्या होता है कि फ्रियोन गैस भरा होता है। वो फ्रियोन गैस क्या करता है कि वाष्पीकरण करने का काम करता है। अंदर से जितने भी वाष्प होते हैं उसको निकाल करके बाहर फेंकने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज में रखी हुई चीजें जो होती है वो ठंडा हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि फ्रिज में किस गैस का यूज किया जाता है। तो फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दे दिया कि पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितने क्या है ये जानना है हमको दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं कब कब पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। दोस्त जितने भी क्वेश्चन इसमें हम आपको दे रहे हैं वो रेलवे के लिए ही दे रहे हैं और रेलवे में ही पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि पानी का क्वथनांक जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो दोस्त आपको पूछा जा सकता है ये। अभी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको सारे जो है फ़ारेनहाइट में दे दिया है, कभी डिग्री सेल्सियस में दे देगा तो कभी केल्विन में दे देगा, पकड़ना आपको है। मैं वैसे आपको बता देता हूं, ठीक है, कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो ये देख लीजिए, पहला नंबर जो दे दिया है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, दूसरा जो दे दिया है 214 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, तीसरा जो दे दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, एंड चौथा जो है 215 दे दिया, 215 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है। क्या होगा? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, वैसे इसमें जो होगा ऑप्शन आपका थर्ड नंबर होगा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है कि पानी का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें पानी खौलना शुरू करता है। अगर आपको केल्विन में दे दिया या डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस तो सबको पता है जनरली, ठीक है।
तो डिग्री सेल्सियस देख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलना शुरू करता है। अगर आपको केल्विन में भी पूछ दिया तो केल्विन में ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री बराबर जो होता है 273.15 केल्विन होता है। तो आपको क्या है कि 100 डिग्री पे कह रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर चलेंगे आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री हम क्या करेंगे 273 में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। मतलब 373 केल्विन पे क्या होगा कि क्वथनांक होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो समझ लीजिए ये तीनों है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या करेगा कि बॉयल करेगा, अगर केल्विन में दिया तो 373 पे, और डिग्री सेल्सियस दिया था 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये तीनों में से कोई भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आते रहते हैं दोस्त, इसलिए कंफ्यूज नहीं होता, किधर से भी घुमा के दे दे हमें मार देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि जिस तापमान पर तरल जो होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोई भी तरल पदार्थ है, अब वो ठोस में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो वो तो पता है आपको, ये भी जान लीजिए कि तरल पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में कब परिवर्तित होगा। तो दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे बिलो होगा, कम होगा, वैसे ही तरल पदार्थ क्या होगा कि ठोस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है गलनांक, दूसरा दे दिया है हिमांक, तीसरा क्वथनांक, चौथा दे दिया ऊर्ध्वपातन बिंदु। क्या होता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे आएगा वैसे पानी जो होता है वो ठोस में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और उसको हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन मेरा जो है वो करेक्ट होगा, हिमांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, इसको कभी कभी आपको दे देगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन घुमा करके, देख लीजिए एनटीपीसी में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको दे दिया है कि 257 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 257 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। यानी कोई पानी है तो वो 257 डिग्री सेल्सियस पे उसकी भौतिक स्थिति क्या होगी, क्या होगा फिजिकल कंडीशन। दोस्त ऑप्शन देख लीजिए, फिर देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, बताऊंगा आपको क्लियर करके। पहला दे दिया है प्लाज्मा, दूसरा दे दिया है ठोस, तीसरा दे दिया है गैस, चौथा दे दिया है तरल। क्या होगा? तो दोस्त सीधी सी बात जान लीजिए ना आप कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो वहां से फ्रीजिंग होता है, ठोस अवस्था में होना शुरू हो जाता है, 0 से ऊपर जाता है तरल अवस्था में हो जाता है। लेकिन यहां पे कह रहा है 257 डिग्री सेल्सियस। दोस्त 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी खौलता है, 257 डिग्री सेल्सियस पे पता है ना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, तो वो गैसीय अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा कि गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि वह तापमान क्या कहलाता है। देखिएगा, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस, ठीक है, एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर जो है द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो वो जो है हमको तापमान क्या कहलाता है ये जानना है, जो कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम आपको बताए हैं इससे पहले भी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, उससे नीचे अगर जाता है तो वो जमना कहलाता है, हिमांक हो जाता है, जमना शुरू कर फ्रीजिंग होना शुरू होता है। लेकिन 0 डिग्री से ठीक ऊपर जो है जाता है तो वो क्या होता है कि ठोस से जो है धीरे धीरे वो द्रव में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो दोस्त ये जो होता है वो गलनांक कहलाता है। ऑप्शन जो देख लीजिए, ऑप्शन मेरा फर्स्ट जो होगा वो सही होगा, गलनांक। ठीक है, पूछे हुआ है क्वेश्चन ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिस तापमान पर तरल अपनी अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तरल से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिएगा, तरल पदार्थ है वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको बताया ना कि 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो क्या होगा, ठोस में कन्वर्ट होगा, बर्फ जमना शुरू हो जाएगा।
तो वो फ्रीजिंग होगा। फ्रीजिंग मतलब हिमांक बिंदु होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड नंबर मेरा जो होगा क्या होगा कि हिमांक होगा। हिमांक बिंदु कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अगला नंबर भी जो है देख लीजिएगा, दे दिया है कि पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में आपको बताना है कि पैमाना क्या होता है। जी, बॉइलिंग, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें आपको करना ही क्या है, देख लीजिए ऑप्शन। 100 डिग्री केल्विन दे दिया है, 273 केल्विन दे दिया है, 373 केल्विन दे दिया है, 300 केल्विन दे दिया है, क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे बदलता है, आपको तो पता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। और केल्विन में कह रहा है तो 100 273 जो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। उसमें 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे 373 केल्विन हो जाएगा। तो थर्ड मेरा ऑप्शन सही होगा, 373 केल्विन। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, जा चुका है, देख लीजिएगा। आरआरबी के एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है यहाँ, और वहां देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछ सकता है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, ह्यूमिडिटी एंड वेपोराइजेशन से ही कर रहे हैं, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे मैंने कलेक्ट करके लाया हूं। ठीक है, तो वो आपके लिए लेकर के आए। जो पूछेगा दोस्त, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जिस पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि द्रव उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, पानी उबलना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलना शुरू करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है संघनन कहते हैं, दूसरा दे दिया है दोस्त क्वथनांक कहते हैं, तीसरा उदासीकरण कहते हैं, चौथा दे दिया है गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दोस्त बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसपे उबलना शुरू करता है, क्वथनांक कहते हैं, ये तो पता है, ग्रुप बी में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक कहते हैं क्योंकि अब देखिए इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, तो उसमें बॉइल मतलब कि कैसे बॉइल क्यों करता है, तो बबल क्या होता है कि ऊपर नीचे आते रहता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको देख लीजिए, अब यहाँ पे पानी खोल रहा है, तो खोल रहा है तो क्या है कि बबल आ रहा है। तो बबल क्यों आता है, तो दोस्त बॉइल पानी तब करेगा जब क्या होता है कि पानी जो रहता है खोलते हुए रहता है, उसके ठीक ऊपर का वातावरण का जो दबाव होता है, अब पानी का दबाव जो होता है, दोनों क्या होता है कि बराबर हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वहां पे बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें है कि समझ गए। चलिए आगे ले चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, कलर, जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर कौन सा कलर मतलब लगाया जाता है, ये चीजें बता रहा है। क्यों लगाते हैं ये भी चर्चा करेंगे आपको। पहला नंबर देखिएगा, सफेद दे दिया है, दूसरा दे दिया है नीला, तीसरा काला, चौथा भूरा। क्या होगा, तो दोस्त सौर कुकर जो होता है उसके अंदर ब्लैक कलर लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है, या तो कलर कर दिया जाता है या तो उस पर लगा दिया जाता है। तो ब्लैक कलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर दोस्त क्या होता है कि जितने भी प्रकाश आते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो भी सूर्य से प्रकाश आते हैं सबको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक तापमान वो जो है प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो सौर कुकर को क्या चाहिए, सौर कुकर खाना बनाने में काम करता है, तो जब तक सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सारे प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व कर लेता है। आपको पता है कि प्रकाश की किरणें जो है 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। विबजियोर जिसका जो है आपको देख लीजिए, विबजियोर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, बाकी इससे पूरा नाम जान लीजिएगा। ठीक है, तो सारे 7 रंगों को ऑब्जर्व अंदर कर लेता है। लेकिन सफेद अगर कलर होता है तो सारे चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। हम किस कलर को देख पाते हैं, तो दोस्त जो कलर हमें रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आता है उसी को हम देख पाते हैं। तो सफेद क्या करता है, सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम सफेद देख पाते हैं। तो जो भी वस्तु जो भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा दोस्त हम उसको वही कलर देखेंगे, और जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा दोस्त हम उसको ब्लैक देखेंगे। रात में क्या होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि कोई कलर हमको रिफ्लेक्ट नहीं होता है अपने आंखों पे, इसलिए ब्लैक दिखता है। तो ये कारण है कि ब्लैक इसलिए किया जाता है उसके अंदर क्योंकि सारे प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व जैसे ही करेगा वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसके कारण खाना भी जल्दी बनेगा, इसलिए ब्लैक कलर का उसको किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा दोस्त, अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, क्या होता है देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिएगा कि हिमांक बिंदु पर होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो किस पे होता है, तो हिमांक बिंदु पर होता है, समस्त पे होता है, तीसरा दे दिया है कि संलग्न तापमान पे होता है, और चौथा दे दिया है कि क्वथनांक पर होता है। दोस्त किस पे होता है, तो समझिए वाष्पीकरण कह रहा है ना यहाँ पे, ऑप्शन समझ लीजिए, ऑप्शन मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन ये बी नंबर मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा कि समस्त तापमान पर होता है। अब समस्त तापमान पे आप कहिएगा कि नहीं समस्त तापमान पे वाष्पीकरण नहीं होता है, ये वाष्पीकरण तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नहीं बॉस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है और वहां से क्या होता है कि वो वाष्प में बनना शुरू हो जाता है, पानी नहीं बचता है, पूरा पानी जो है उस वाष्प में बन जाता है। अब समझिए जैसे कि नदी नालों की पानी होती है, बरसात में होती है, कम टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, फिर भी नहीं ना जाता है, फिर भी क्या होता है कि पानी जो है वाष्प बनकर के ऊपर उड़ जाता है। क्यों? सारे टेम्परेचर पे होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा दोस्त उतना कम वाष्पीकरण होगा। लेकिन वाष्पीकरण होगा हर टेम्परेचर पे होगा, चाहे ज्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, वाष्पीकरण तो होगा। इसलिए जो है क्या है कि समस्त तापमानों पर क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है, याद रखिएगा इसको। अब ऐसा नहीं कि आप मार दीजिएगा कि नहीं क्वथनांक के बिंदु पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, नहीं, वो बॉयल करता है वहां पे पानी, बॉयल करेगा तो स्वाभाविक है कि वहां भी वाष्पीकरण होगा, लेकिन वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो वहां पे जल्दी होगा, लेकिन टेम्परेचर जहां जितना होगा उतना होता है वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, इंपोर्टेंट है, पढ़ते रहिए दोस्त, टॉप 20 लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि हमको आपको 40 में 40 मार्क्स दिवाना है, चाहे जैसे दिवाए, एग्जाम आने दीजिए, बहुत सारा मटेरियल देंगे आपको। चलिए नंबर फर्स्ट में अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि एक सतही परिघटना है, सतही परिघटना कौन सा है ये बताना है, एग्जाम में पूछे हुआ है, ग्रुप डी में पूछ दिया है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। पहला दे दिया है कि उबलना, दूसरा दे दिया है गलन, तीसरा दे दिया वाष्पीकरण, चौथा दे दिया है कि हिमीकरण। दोस्त सतही परिघटना मतलब सतह पे होने वाली घटना कौन सी है, तो बॉयल, क्या सतह पे पानी जमीन पे बॉयल होता है? सतह पे नहीं होता है, सतही परिघटना कहता है। गलन कह दिया है, ठीक है, गलन तो देखिए हर जगह पे गलता गलन नहीं होता है, ठीक है। हिमीकरण और वाष्पीकरण दे दिया है, तो दोस्त वाष्पीकरण जो है हर जगह पे होता है, चाहे किसी भी सतह पे द्रव रहे, कोई भी टेम्परेचर में रहे, जिस टेम्परेचर पे रहेगा जितना रहेगा उतना वाष्पीकरण होगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा क्या होगा कि करेक्ट होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, तो अब देखिए वाष्पीकरण जो है दो तरह से होता है दोस्त, इसको समझ लीजिएगा। वाष्पीकरण दो तरह से होता है, पहला तो समझ लीजिए कि वाष्पन होता है जहां मतलब हर टेम्परेचर पे वाष्पीकरण होता है, चाहे ज्यादा टेम्परेचर हो तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, कम टेम्परेचर हो कम होगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है समझ लीजिए, बॉइलिंग होता है, जो आपको मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोलना शुरू करता है, वहां से बॉयल होना शुरू कर देता है, तो वहां से वाष्प होना शुरू कर देता है, पानी भाप में बनना शुरू कर देता है तेजी से। ठीक है, तो ये दो तरीका से जो है वाष्पीकरण होता है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है दोस्त कि पहाड़ पे जो है वाष्पीकरण कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, या कभी कभी दे देता है ये चीजें। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम जाता है। तो दोस्त जहां वायुमंडलीय दाब कमेगा वहां पे स्वाभाविक है कि वाष्पीकरण कम डिग्री सेल्सियस पे ही होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम डिग्री सेल्सियस पे होना शुरू हो जाएगा। तो अगर माउंट एवरेस्ट पे हम चले गए तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, तो दोस्त वहां मात्र जो है 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी खोलना शुरू कर देता है। और नॉर्मली जो है जमीन पे कितना करता है, नॉर्मली जमीन पे आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलना शुरू करता है। तो जैसे दबाव पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, टेम्परेचर कमेगा। तो माउंट एवरेस्ट की मैं बता दिया हूं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है दोस्त कि माउंट एवरेस्ट पे खाना जल्दी बनता है, इसका कारण क्या होता है, या खाना जल्दी बनेगा या देर से बनेगा।
तो दोस्तों वहां पे जल्दी बनता है। अब कारण आपको वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि वहां पे 70 डिग्री सेल्सियस पे ही खोलना शुरू कर देता है, स्वाभाविक है कि जल्दी खाना बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों को क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मिट्टी के बर्तन, जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल जो है गर्मियों में क्या होता है कि ठंडा रहता है, कारण क्या है? मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है गर्मियों के मौसम में। जनरली लोग जो है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जनरली लोग अब क्या करेंगे, घर में मटका रखना शुरू कर देंगे, तो उसमें पानी ठंडा रहता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्त उसका कारण जो है आप देख लीजिए ऑप्शन, फिर आपको बताते हैं। ऑप्शन दे दिया है आपका कि पहला नंबर वाष्पोत्सर्जन, दूसरा संघनन, तीसरा रूपांतरण और चौथा वाष्पन। क्या होगा आप ही बताइए दोस्त। ये जो होगा वाष्पन होगा, फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं आप, वो वाष्पन होगा। और वाष्पन किसी होगा ये समझिए। तो दोस्त क्या होता है कि मिट्टी के घड़े में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे बारीकी से छिद्र बने होते हैं। देख लीजिए इसे ही, ये मिट्टी के घड़ा है, इसमें वाष्पन की क्रिया होती है दोस्त। इसमें वाष्पन की क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है, क्योंकि इस मिट्टी के घड़े में दोस्त इतने बारीकी से होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जो हम तो देख नहीं पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर देखिएगा ना तो आपको बारीकी से छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे। उसके सहारे क्या होता है कि पानी रिसता रहता है, बाहर निकलता रहता है। अब वायुमंडल में क्या होता है कि आते ही यह वाष्पन हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो ये सारे पानी वाष्पित होते हैं, अंदर टेम्परेचर उसको ठंडा करके रखता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है मटके के घड़े में या बर्तन मिट्टी के घड़े में ये पानी क्या होता है कि ठंडा रहता है। यही कारण वाष्पन की क्रिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट है कि हिमक्रय यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के, ठीक है, पाइप फट जाते हैं। हिमकरण यानी फ्रीजिंग के तापमान पर क्या होता है कि पानी के पाइप फट जाते हैं। किस कारण से फटता है ये जानना है। या कभी कभी क्वेश्चन दूसरे तरीका से देता है कि जाड़े के समय में प्लास्टिक के पाइप फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं? कभी कभी पानी भी जम जाता है पाइप में, वो फट जाता है, किस कारण से फटता है ये जानना है। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है एक्सपेंशन की वजह से, दूसरा दे दिया है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तीसरा ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से, और तीसरा चौथा दे दिया है कि प्रोसिपिटेशन की वजह से। किसके कारण दोस्त फट जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन आपको बदल बदल करके भी देता है। तो एक्सपेंशन की वजह से, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा कि एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है, वो क्या होता है कि फट जाता है। अब समझिए कि एक्सपेंशन मतलब क्या, कि उसका एक्सपेंशन मतलब प्रसार होता है दोस्त। एक्सपेंशन, एक्सपेंड, तो वो प्रसार होता है। तो जाड़े के समय में क्या होता है कि वो उसके आयतन में क्या होता है कि प्रसार होता है। तो प्रसार की वजह से क्या होता है कि पाइप जो होता है वो क्रैक कर जाता है। ठीक है, पानी जमने की वजह से क्या होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है। पानी तो जम जाता है पाइप में, लेकिन वो क्या होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से पाइप फट जाता है। यही कारण है। तो एक्सपेंशन मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है आपको, कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब तरल जो है आपको वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किस पे किया जाता है ये जानना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन कहते हैं कि आपको पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया है नंबर फर्स्ट में कि माइक्रोवेव ओवन, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा दे दिया है गीजर, और चौथा दे दिया है आपको इलेक्ट्रिक केटल। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करता है, कौन करता है ये। तो आपको मैंने जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही बता दिया था कि वाष्पीकरण का सिद्धांत पे काम करता है, कौन करता है, तो ये फ्रिज का करता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है सो, क्योंकि उसके अंदर तांबे के तार लगे होते हैं, उस तार होते हैं, उसमें क्या होता है, निफ्रॉन गैस भरे होते हैं, जो अंदर की चीजों को वाष्पित करके बाहर फेंकता है, जिसके कारण वो ठंडा रहता है अंदर के सामान। तो ये दूसरा नंबर मेरा जो ऑप्शन वो करेक्ट होगा, वाष्पीकरण, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों?
देखिएगा आरआरबी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन। जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें ठंड महसूस होता है, लेकिन क्यों होता है? देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन में दे दिया है नंबर फर्स्ट में कि पंखा की हवा से हमारा पसीना तेज से वाष्पित होता है, ठीक है, या वाष्प बनकर उड़ जाता है इसकी वजह से। या दूसरा, पंखे से हवा बहने से हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी निकलती है, हमारे शरीर से अत्यधिक गर्मी निकलती है ये। या तीसरा दे दिया है कि पंखा से ठंडी हवा प्राप्त होती है। या चौथा दे दिया है दोस्त कि पंखा से हवा की चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो दोस्त ध्यान रखिए कि गर्मी के मौसम में जब पंखा चलता है ना, तो पंखा चलने से क्या होता है कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलती है तो उसका वाष्पीकरण क्या होता है, बन के तेजी से वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ठंड लगता है हमें, तो ठंडा ठंडा होता है। दोस्त एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मान लीजिए कि अगर जो है बंद कमरा है, बंद कमरे में अगर पंखा कंटिन्यू चलता रहे तो बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक हमें अंदर क्या होगा, गर्मी महसूस होगा या ठंड महसूस होगा, ये जानना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, अब मैं आपको बताता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, इंपॉर्टेंट है बहुत। किसी तरल की, देखिएगा कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए, किसी भी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति, दे दिया किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है दोस्त, तो ये जानना है सबसे धीमी। देखिएगा एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है क्वेश्चन 18 में, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है क्वथनन, दूसरा संघनन और तीसरा दे दिया वाष्पीकरण, चौथा हिमांक, कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा सबसे धीमी प्रोसेस कहता है तो क्वथन जो होता है दोस्त, क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो दोस्त वो तो तेजी से होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, खोलना शुरू करेगा तो वो तो तेजी से होगा। संघनन जो देखते हैं कि बादल जो है संघनन होता है, वो जम जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो संघनन भी तेजी से ही मतलब की होता है, लेकिन इसमें सबसे धीमी कह रहा है तो वाष्पीकरण। तो दोस्त ये वाष्पीकरण मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा ये समझिए, आपको पता है कि वाष्पीकरण का क्रिया जो होता है वो हर टेम्परेचर पे हर जगह पे होता है, तो या तो कम टेम्परेचर रहेगा तो कम होगा, धीरे धीरे होगा वाष्पीकरण, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो तेजी से होगा। लेकिन वाष्पीकरण में दोस्त समय लगता है। बरसात के मौसम में तो आपको पता है कि देखते हैं कि पूरा जगह पानी लग जाता है, लेकिन फिर भी उसको सूखने में कई दिनों का वक्त लग जाता है, कई महीनों का वक्त लग जाता है वाष्पीकरण होने में। तालाब का पानी देख लीजिए, नदी का पानी देख लीजिए, वाष्पीकरण होने में वक्त लगता है दोस्त। तो ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया होती है। बाकी चौथा हिमांक है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी तेजी से होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जैसे ही जाएगा वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण का कोई पॉइंट नहीं होता है कि वाष्पीकरण इसी टेम्परेचर पे जाएगा तो वाष्प बनेगा, नहीं, कोई पॉइंट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा निम्नलिखित में से किस कारण रेगिस्तान में जो है बादल नहीं बनते हैं, बरसते हैं, किस कारण से? तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, मतलब न के बराबर ही होती है, तो वो किस कारण से जो है क्या होता है कि बादल वहां पे नहीं बरसते हैं, ये बताना है मुझे। पहला देखिएगा कम दबाव, दूसरा दे दिया है दोस्त कम नमी की वजह से, तीसरा तेज हवा से और चौथा दे दिया है दोस्त कि उच्च तापमान से। किसके कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं? तो दोस्तों वहां पे क्या होता है आपको बताते हैं कि नमी नहीं बन पाती है, पेड़ पौधे कम है, तो वहां पे नदी नाले कम है, तो वहां पे क्या होता है कि नमी कम होती है। नमी न होने के वजह से ही क्या होता है कि बादल वहां पे क्या होता है कि नहीं बरसता है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर मेरा जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि संघनन एक प्रक्रिया है, देखिएगा संघनन एक प्रक्रिया है जो तब घटित होती है, कब घटित होती है? या दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ओस बिंदु, ठीक है, ओस बिंदु सामान्यतः तब होता है जब वायु के किसी पिंड के सापेक्षिक आर्द्रता होती है। तो दोस्त ऑप्शन देख लीजिए पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पे। ऑप्शन दे दिया है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है कि नीचे चला जाता है। या दूसरा दे दिया है कि पूर्ण आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता के बराबर होता है ये। या तीसरा दे दिया है कि वायु, ठीक है, पार्सल वे तापमान में क्या होता है कि स्थिर रहता है। चौथा दे दिया कि सापेक्ष आर्द्रता 100% से और अधिक हो जाता है, क्या होता है
तो संघनन की प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, संघनन की प्रक्रिया का था जो आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है दोस्त, वो 100% से और अधिक जब हो जाए ना तो वो क्या होता है कि वो घटित होता है। संघनन की एक प्रक्रिया घटित हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया प्रोसेस जो होता है वहां चालू हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि यदि ओस बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे है तब इसे क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्त, जब ओस बिंदु क्या होगा कि हिमांक बिंदु से नीचे होगा तब उसको क्या कहेंगे। और देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दिया है कि औसांक कहेंगे, दूसरा विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे, या तीसरा औसत बिंदु कहेंगे, या चौथा दे दिया है कि बारिश के दौरान नमी कहेंगे। क्या कहेंगे। तो दोस्त ओस जो होता है, जो देखते हैं गिरता है ठंड के मौसम में, वो अगर हिमांक बिंदु मतलब कि क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट के अगर नीचे चला जाए तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको शीत बिंदु कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शीत बिंदु कहेंगे। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या आ गया कि करेक्ट होगा शीत बिंदु। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर और लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, तापमान है जो जिस पर जो है जल वाष्प वायु द्रव्यमान से संतृप्त होकर, ठीक है, तरल या ठोस में बदल जाता है। आमतौर पे कह सकते हैं हम उसको कि जैसे बारिश हो गया तो बारिश बर्फ या पाला या ओस बनता है। ये तो ये मतलब कौन सा वह तापमान होता है जिसपे ये तीनों प्रक्रिया होती है। तो दोस्त ऑप्शन देखिएगा, पहला दे दिया औसांक, दूसरा दे दिया विशिष्ट आर्द्रता, तीसरा शीत बिंदु, चौथा जो है बारिश के दौरान नमी। यही चार ऑप्शन जो पहले वाला है। तो दोस्त यहां जो होगा ये औशांक होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा औशांक। ठीक है, तो दोस्त ये रहा टॉप लेवल का 20 क्वेश्चन का सेट। दोस्त अगर ह्यूमिडिटी और वेपराइजेशन से अगर क्वेश्चन डालता है रेलवे तो दोस्त इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसी से आएंगे क्वेश्चन और इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। फिर मैं लेकर के नेक्स्ट डे आ रहा हूं आपके पास नेक्स्ट चैप्टर से टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर 40 में 40 लाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखते रहिए, प्रत्येक दिन आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।